वेलकम बैक टू डीएलएस क्लासेज। आज का अपना टॉपिक है आवेशों के नियम। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था आवेशों के गुणधर्म, वो अपने डिटेल में पढ़ा था। आपने अगर वो वीडियो नहीं ली है तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें वीडियो है, पहले वो देख के आइए फिर ये देखिएगा। देखो आवेशों के जो नियम है, आवेशों के 5 नियम है, बन करके पढ़ेंगे अपन, जिसमें से 4 नियम तो ऐसे हैं जो बहुत ईजी हैं। एक है डिफ़िकल्ट, तो ये भी नहीं है, अपन बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे इसको भी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन, ये अपन ने गुणधर्म में भी पढ़े थे, इसके 3 नियम तो वही हैं, रिपीट होंगे, कोई बात नहीं, समझा देता हूँ उनको भी एक बार और। पहला है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम अपन ने गुणधर्म में भी पढ़ा था, ये आवेश संरक्षण यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। तो ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि किसी भी निकाय का, कोई भी निकाय क्या होता है कि अपन जहाँ पे खड़े हैं और जिस चीज़ को देख रहे हैं, ये पूरा एक निकाय है। इसके अलावा सब परिवेश है। जिस चीज़ पर अपन अध्ययन कर रहे हैं वो तो निकाय है, और बची हुई चीज़ सारा परिवेश है। आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि आवेश कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। ये जैसे एक वस्तु पर आवेश है, इन दोनों को आपस में लाए, चिपकाया, फिर दूर ले गए, तो ये इस पर ट्रांसफ़र हो गया। ऐसे नहीं कि मान लो इस पर 3 कूलाम था, पहले इस पर 0 था, अब इस पर 2 कूलाम रह गया, तो इस पर 1 कूलाम बचेगा। दोनों का योग हमेशा समान रहेगा, आवेश कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहेंगे अपन कि इस नियम के अनुसार निकाय का कुल आवेश पहले कितना था, 3 कूलाम, अब कितना है, 2 कूलाम प्लस 1 कूलाम बराबर 3 कूलाम। निकाय का कुल आवेश हमेशा निश्चित रहता है, हमेशा संरक्षित रहता है। इसे किसी भी प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मान लो तुम सोचो कि हम ऐसी टेक्निक खोजें जिससे इन दोनों को बढ़ाएं और इस पर 0.5 भी आए, 0.5 ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये हो गया आवेश संरक्षण का प्रथम नियम। दूसरा, आवेशों के नियम अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें पहला नियम हो गया आवेश संरक्षण का नियम। दूसरा होता है आवेश क्वांटीकरण। आवेश क्वांटीकरण का नियम। तो 4 नियम बहुत सरल है, थोड़ा पढ़ भी रखा है मैंने, पिछली वीडियो में ही बताया था, आपने वो नहीं देखी हो तो वहाँ जाके देख सकते हो। आवेश क्वांटीकरण का नियम क्या कहता है? यह कहता है कि किसी भी वस्तु पर कुल जो आवेश होगा, कोई भी वस्तु है, इस पर जो मान लो n आवेश है, तो वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा। कहने का मतलब क्या है कि टोटल जितना भी आवेश होगा ना, वो Ne होगा। n यहाँ पे पूर्ण गुणज है, पूर्ण गुणज, यानी n का मान 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का मान तो फिक्स ही है, आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये कहता है ये नियम कि किसी भी वस्तु पर ऐसा नहीं हो सकता 1/2 इलेक्ट्रॉन हो। कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन होगा, फिर 2 होंगे, 1.5 नहीं हो सकता, 3 होंगे, 3.5 नहीं हो सकता, 4 होंगे, 4.5 नहीं हो सकता, 3.25 भी नहीं हो सकता। यानी इलेक्ट्रॉन का गुणज होगा। अपन इसका फॉर्मूला बना सकते हैं क्यू मतलब किसी वस्तु पर आवेश n × E। n यहाँ पे पूर्ण गुणज है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। देखो अपन ऐसे कह सकते हैं आवेश का न्यूनतम संभावित मान कितना हो सकता है। E क्या है? आवेश का न्यूनतम संभावित मान है। आवेश का न्यूनतम संभावित मान कितना हो सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है। आप भी जानते हो इससे कम तो हो ही नहीं सकता। इससे कम एक चीज़ होती है, वो 1/E होती है, 1/3E, पर वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आगे बताऊंगा, वो आएगी जब उस चैप्टर में। आवेश का न्यूनतम संभावित मान 1E के बराबर होता है, और कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है।
अब जो ये किसने बताया था, वैसे तो ये लाइन किताब में दे रखी है, कभी पूछी नहीं जाती, फिर भी बता रहा हूँ कि इसकी जो पुष्टि की थी ना, इस नियम की खोज किसने की थी, किस नियम से हुई थी इसकी खोज। एक था मिलिकन तेल बूंद प्रयोग। मिलिकन तेल बूंद प्रयोग ये क्या था, इसके द्वारा इसकी पुष्टि हुई थी इस नियम की। ये दिया था 1912 में, मिलिकन ने दिया था, मिलिकन तेल। इसने क्या किया, यहाँ पे 2 प्लेट लगा दी, एक बॉक्स लिया, 2 प्लेट लगा दी, इसमें छेद कर दिया, यहाँ से इसने तेल डाला, एक एक बूंद करते हुए गिर रहा था वो। यहाँ पे इसने बैटरी लगाई एक, ये बैटरी मान लो, इसको एक इधर जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया। अब ये गिर रही है बूंद, कुछ ग्रेविटी का भी प्रभाव पड़ रहा है इस पर। अब यहाँ पे मान लो बूंद में पॉजिटिव है, तो ये वाला सिर्फ पॉजिटिव था, ये छोटा था, ये नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव। अब ये बूंद को अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, नहीं ये रिपल्सिव कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो जिस बिंदु पर आकर, मान लो ये बूंद यहाँ पे थी पहले, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, तो जिस बिंदु पर आकर ये स्थिर हो गई, उस बिंदु का इसने विभव चेक करा, विभव से इसने आवेश निकाला, तो तब आगे पता चला कि एक आवेश में, एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है। इसको याद मत रखो, कॉपी में भी नहीं बना के आना, केवल मैंने तुमको समझाने के लिए बताया है ये प्रयोग है क्या, कि थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ लेते हैं ना, तो नाम सही से याद हो जाता है, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग, है ना। अब आके इसकी न्यूमेरिकल देख लेते हैं, छोटे छोटे से न्यूमेरिकल। तो क्या है, जैसे कि गणना में क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन सा आवेश संभव है, कौन सा नहीं है। जैसे मैंने दिया क्वेश्चन Q बराबर -4.8 इंटू 10⁻⁻19। अब मैं आपसे पूछूं कि यह आवेश संभव है या नहीं है, तो आप कैसे पता लगाओगे। कुछ नहीं करना है आपको, जो भी अगर आपको आवेश दे और ये पूछे ये आवेश संभव है या नहीं है, तो आपको ई का, इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग दे देना है। क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आपको चार्ज पर निर्भर नहीं करना है, चार्ज प्लस हो माइनस हो इस चीज़ में देखनी नहीं, क्योंकि आवेश दोनों होते हैं। अब देखो ये कट गया, 16 3 बार कट गया, और 3 एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या मतलब 1 2 3 पूर्ण संख्या है, यानी कि यह आवेश संभव है। अभी क्वेश्चन और देता हूँ, वो आप करो। क्वेश्चन क्या है, Q बराबर 96 इंटू 10⁻⁻20 गुलाम। करो आप पॉज करके करना, मैं पढ़ाता हूँ। वही करना है आपको, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको देखो, 19 ऊपर गया, प्लस का बन गया, इसमें से घटा दिया, तो ये क्या हो गया, -1 बचा, 1.6। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 9.6, इसमें से एक 10 कॉमन ले लिया और इसको काट दिया, बटे 1.6। अब भाग दो इसमें, ये 6 बढ़ जाएगा, तो 6 एक पूर्णांक है, तो यह भी संभव है, संभव है, यह मान भी संभव है। ये ध्यान रखना कि तुम सोचो ऊपर -20 है तो आगे की तरफ पॉइंट में हो जाएगी, पॉइंट में हो सकती है, पर यहाँ पे बड़ी संख्या है तो यहाँ से पॉइंट एक निकल गया बाहर। जैसे कि एक एग्जांपल और देता हूँ उसमें, ये देखो एक एग्जांपल देता हूँ, Q बराबर दे रखा है 3.2 इंटू 10⁻⁻20 गुलाम, 3.2 है ना। अब इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें भी कोई देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। अब क्या करोगे आप, इसको 2 बार काट दोगे, 2 इंटू ये 19 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इसमें से घटेगा, क्या बचेगा 10⁻⁻1। तो इसको सॉल्व करोगे, जब 0.2 आएगा
ये तो पूर्ण गुणज नहीं है, तो यानी यह संभव नहीं है, नहीं है। तो अपने दो नियम हो गए। पहला नियम कौन सा हो गया? आवेश संरक्षण का नियम। वो क्या कहता है कि किसी भी निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम क्या है? पहले तो आवेश क्वांटीकरण का नियम, कि किसी भी वस्तु का न्यूनतम आवेश 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ऐसे कह सकते हैं, यदि परिभाषा तो उसकी यह है, इस नियम के अनुसार किसी भी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। टोटल जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। अब तीसरा नियम आते हैं, आवेश योज्यता का नियम। आवेश योज्यता का नियम। देखो, शब्द से अर्थ निकालो तो योज्यता क्या है? योज्यता का मतलब है योग। ये ऐसे कह रहा है कि अपने पास मान लो 6 वस्तु हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका +2 आवेश मान लो, इस पे -2 मान लो, इस पे +3 मान लो, इस पे +4 मान लो, इस पे -2 मान लो, इस पे +1 मान लो। और ये कह रहा है कि ये पूरा एक ही निकाय है, यानी इन 6 पे अपन अध्ययन कर रहे हैं, तो इसका कुल आवेश कितना होगा? तो कुल आवेश जो होगा ना, जैसे अपन गुणा भाग जोड़ बाकी करते हैं उसी हिसाब से निकालना है। सब प्लस वालों को जोड़ लो, 2 3 5 4 9 और 1 10। इसमें से माइनस वालों को घटा दो, 2 और 2 4, यानी 10 में से 4 घटाने कितने बचे? 6, प्लस के 6 गुलाम। तो ये तीसरा नियम क्या कहता है? ये कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी निकाय का कुल आवेश निकाय में उपस्थित सभी धनायन और सभी ऋणायन के बीजगणितीय योग। ये कौन सा योग होता है? वही होता है जो अपन करते हैं गुणा भाग। एक सदिश योग होता है, एक बीजगणितीय योग होता है। जो अपन करते हैं नॉर्मली डे में वो होता है बीजगणितीय योग। सदिश योग आएगा जब बताऊंगा, वैसे 11th में पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, दोबारा बता दूंगा। अब आता है चौथा नियम। चौथा नियम क्या है? आवेश निश्चितता का नियम। आवेश निश्चयता का नियम। साथ साथ लिखते जा रहे हो, नहीं लिख रहे? मैं कह रहा हूँ मत लिखो, नोट्स हैं टेलीग्राम पर, लिंक दे रखी है बायो में, चैनल को ज्वाइन करो, PDF डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके निकलवा लेना, साथ ही साथ देखते देखते पढ़ते चलो, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बताओ चैनल के बारे में, वो भी पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे बढ़िया नंबरों से। कहीं अकेले अकेले पास होने के चक्कर में रह जाओ। सबका साथ सबका विकास। चलो आगे पढ़ते हैं। चौथा नियम, आवेश निश्चितता। निश्चितता का मतलब समझो। निश्चितता का मतलब है चाल पर निर्भर रखना। निश्चितता को ऐसे कह सकते हो, चाल पर निर्भरता। चाल यानी गति, चाल पर निर्भरता। जो आवेश है, ये मैंने पहले भी बताया कि आवेश है ना, चाल पर निर्भर नहीं रहता है। विशिष्ट आवेश रहता है क्योंकि उसमें Q के बटे में M आता है, लेकिन आवेश नहीं रहता है। पिछली वीडियो में विशिष्ट आवेश, जिसको नहीं पता है वो पहले वाली वीडियो देखे, आवेशों के गुणधर्म, बायो में लिंक है उसकी भी, जाके देखे, फिर ये लेक्चर देखे ये वाला। तो ये केवल इतना कहता है कि आवेश पर चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कितनी तेज भी भागे, सबसे तेज स्पीड आज की डेट में जो मानी जाती है वो सूर्य के प्रकाश की मानी जाती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे भी तेज भी भागे तो भी चाल पर आवेश पर चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण आता है नियम, 5वां नियम, जिस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कूलाम का नियम। इसको सही से समझना, थोड़ा लंबा खींचेगा ये नियम। देखो, कूलाम जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, कूलाम। इसने नियम दिया था। सबसे पहले तो ये देखो, इसने खोज किस चीज़ की थी कूलाम ने केवल बल बताया था।
दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, सबको पता है इनके मध्य प्रतिकर्षण का बल लगेगा, कितना लगेगा वो इसने बताया था, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो इसने बताया था। तो सबसे पहले तो है ना इसका फॉर्मूला देख लेते हैं अपन। फॉर्मूले से अगर डेफिनेशन बनाएंगे ना बहुत सरल पड़ेगा। जैसे समझाता हूँ, कूलाम ने क्या देखा, उसने पहले एक्सपेरिमेंट किए, दो वस्तु ली, अलग अलग आवेश लिया, अलग अलग बीच की दूरी ली, अलग अलग आवेश लिया, अलग अलग बीच की दूरी ली। तो उसने सबसे पहले तो आवेश लिया अलग अलग, उसने बीच की दूरी को कांस्टेंट रख के आवेश अलग अलग लिया। तो उसने देखा जो बल था, दोनों के मध्य लगने वाला जो बल था वो उन दोनों, मान लो इसका आवेश Q1 इसका Q2, इनके दोनों के गुणनफल के बराबर, गुणनफल के समानुपाती था, यानी बल जो था समानुपाती था Q1 इंटू Q2 के। उसने यहाँ से पहला समीकरण बनाया और फिर उसने आवेश को कांस्टेंट रख दिया और दूरी को चेंज किया। तो उसने देखा कि जो बल था वो समानुपाती था 1/r² के। ठीक है, ये 2 पॉइंट उसके लग गए हाथ में, किसके, कूलाम के। अब कूलाम भाई बहुत खुश हुई कि भाई 2 पॉइंट लग गए। अब इन पॉइंटों को हल करने का तरीका तुम्हें पता ही है, दोनों को जोड़ दो। कैसे जोड़ते हैं, समानुपाती Q1/Q2/r²। अब तुम्हें पता है जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, जब एक कांस्टेंट लगाना जरूरी होता है, तो उन्होंने भी लगा दिया F बराबर K Q1/Q2/r²। यहाँ उसने K कांस्टेंट लगा दिया, ये फॉर्मूला बना दिया किसने, कूलाम भाई साहब ने। इसकी वजह से ये फिजिक्स में फेमस हो गए, केवल इस फॉर्मूले की वजह से। ये पूरे चैप्टर आगे इसी फॉर्मूले पर टिका हुआ है। अब इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। मैंने बोला था ना कि इससे डेफिनेशन बनाएंगे तो आसान पड़ेगा। तो डेफिनेशन क्या है, कूलाम का नियम है, तो कूलाम का नियम की डेफिनेशन, परिभाषा। तो इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर आवेशों, स्थिर या बिंदुवत छोटे, इस नियम के अनुसार किसी स्थिर या बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती और मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। के क्या है यहाँ पे, के है समानुपाती कांस्टेंट, समानुपाती हटाया था अपन ने तो उसकी जगह कांस्टेंट आया था। कांस्टेंट का मान कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट मतलब निश्चित रहता है। अब सर तुम कहोगे सर इसका मान क्या है, इसका मान है 9 × 10⁻9। इसकी मात्रक भी याद रखना है आपको, Nm²/कूलाम²। अब इसको याद रहे, तुम कहो सर इसको भूल भी सकते हैं, तो इसको निकाल लो। के का फॉर्मूला बनाओ, यहाँ से क्या आएगा, Fi²/Q1/Q2 यही आएगा। बल की बेमा जानते हो न्यूटन, बेमा क्या वो मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन, आर क्या है दूरी का मात्रक मीटर² बटे ये कूलाम, तो कूलाम²। तो ये बन गया Nm²/m² बटे कूलाम²। ये MKS में है, CGS में क्या है, CGS में 1 डायन सेंटीमीटर² बटे स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम मैंने पहले बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में, नहीं देखी हो तो जाकर देखना। अपन यूज इसको करते हैं सारे कैलकुलेशन में। अब के का भी फॉर्मूला होता है। के जो है ना ये माध्यम पर निर्भर करता है, मतलब कैसे, अब तुम कहो, एक जानते हो निर्वात किसे कहते हैं, निर्वात कहा जाता है जहाँ पर वायु ना हो, पानी ना हो, कुछ भी ना हो, जल अग्नि वायु कुछ भी ना हो, कुछ भी, जैसे कि
पृथ्वी से ऊपर, बहुत ऊपर कुछ भी नहीं है, निर्वात है। तो ये जो चीज़ है, मान है, ये निर्वात के लिए है। मान लिया अपन पृथ्वी पर है, तो पृथ्वी पर तो वायु है, दो कणों के बीच में वायु लग रही है, तो प्रतिरोध लगेगा। वायु भी तो अपना बल डालेगी, तो वायु का प्रतिरोध है। तो के का मान होता है, फॉर्मूला K/4πε0 निर्वात के लिए, और माध्यम के लिए K बराबर 1/4π। तो एप्सिलॉन जो नॉट होता है ना, जैसे यहाँ पे इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, याद रखना ये ई की तरह होता है, ऐसे बनाते हैं एप्सिलॉन। तो ये नॉट होता है ना, ये डिनोट करता है ये निर्वात के लिए। आगे से फिजिक्स में किसी भी चीज़ के नीचे की डॉट दिख जाए ना, समझ लेना निर्वात है, ठीक है। और नहीं दिखे तो समझ लेना माध्यम के लिए। तो पहले ही तीन टर्म होती हैं, इनको बताता हूँ मैं आपको। एक होती है एप्सिलॉन नॉट, एक होती है एप्सिलॉन, एक होती है एप्सिलॉन आर, इसे के भी बोलते हैं। देखो ये वाला के और ये वाला के दोनों अलग अलग है, ठीक है। एक तो ये वाला के और ये वाला के दोनों अलग अलग है, कन्फ्यूज मत होना, नाम बताता हूँ। इसको अपन क्या बोलते हैं, जो पहले के पढ़ा था वो था समानुपाती स्थिरांक। ये क्या है, ये है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। ये क्या है, ये निर्वात की, तो ये माध्यम की होगी, माध्यम की विद्युतशीलता, सही है। अब ये क्या है, ये क्या बवाद है, दो चीज हो गई, ये क्यों आना पड़ा इसको। ये है आपेक्षित विद्युतशीलता, ये अलग टॉपिक ही है, इसको अभी आगे बताऊंगा। तो निर्वात की विद्युतशीलता होती है ना, इसका मान कांस्टेंट रहता है। कितना रहता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो गल्लेन बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मेरे से भी क्वेश्चन पूछा गया था जब मैंने पेपर दिया था बोर्ड का, MCQ था एक, उसमें पूछा गया था निर्वात की विद्युतशीलता का मान क्या होता है, वो 8.85 होता है। अब मैं क्या सोच गया, निर्वात की विद्युतशीलता के को बोलते हैं, और के का मान क्या होता है 9 × 9 की 10⁻⁹। मैं वो लेके आया, मेरा 1 नंबर कट गया था, मेरे 2 नंबर कटे थे फिजिक्स में, 98 आए थे, 1 नंबर तो इस वजह से कटा था। इसका मेरे को बहुत दुख हुआ था, क्योंकि ये पहला ही क्वेश्चन था पेपर का और सबसे आसान क्वेश्चन था। मेरे को तो घर तक आने पर भी विश्वास नहीं हुआ, ये क्वेश्चन गलत हो गया मेरा। तो तुम्हारा नहीं हो, सही से पढ़ना, इसको दोनों में डिफरेंस देख लेना, लिख लिख के याद करना, नोट्स की फोटोकॉपी निकलवा लेना, अंडरलाइन कर करके पढ़ो, याद रहेगा। इन तीनों में एक संबंध, चलो ये हो गया फॉर्मूला इसका। इसको दूसरा नाम भी होती है माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक के, ठीक है। अब अपन को ये निकालना है, ये कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला निकालना है अपन को। तो एप्सिलॉन जो होता है ना, वो बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के। यानी अपन ऐसे कह सकते हैं कि निर्वात के लिए जो एप्सिलॉन नॉट है और माध्यम के लिए एप्सिलॉन नॉट है। निर्वात के लिए तो अपन को मान पता है, अपन को माध्यम का निकालना है, वो निकालने के लिए अपन को किसी न किसी चीज़ से गुना करना पड़ेगा। तो वो किस चीज़ से गुना करें कि माध्यम का आ जाए, जैसे पानी के लिए गुना करना है अपन को, पानी के लिए गुना करेंगे तो अपन इससे करेंगे 80 से गुना। वायु के लिए करना है, वायु के लिए करेंगे 1.001, पानी वायु। और अगर निर्वात के लिए करना है तो करेंगे 1 से करेंगे तो दोनों बराबर आ जाएंगे। और अगर धातु की कोई चीज़ है, धातु की रॉड है, चाबी की है, सॉरी ताले की है,
उसके लिए होता है अनंत। ये और ये, इन दोनों को ज़्यादा याद रखना आप। तो ये माध्यम का, ये दोनों तीनों टर्म याद हो गई। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12, जैसे आपको याद हो हिंदी में हो 8.85 इंटू 10⁻⁻12। वैसे मैं बता दूं, जो भी मैथ की टर्मिनोलॉजी है इंग्लिश में बोलो, क्यों? जल्दी याद होती है। 8.85 इंटू 10⁻12, और सारी चीज़ हिंदी में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन आर अपेक्षित विद्युतशीलता। अब अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अपन? इसके बारे में पढ़ेंगे, अपेक्षित विद्युतशीलता। राइटिंग समझ में आ रही है ना? धीरे धीरे देखते चलोगे तो आती चलेगी। मैं भी मानता हूँ मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है, ऐसी क्या बहुत बेकार है। देखो, माध्यम की विद्युतशीलता, यहाँ से अपन ये वाला फॉर्मूला था ना, इससे एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला निकाल लो। क्या बना? एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। बस इसी से डेफिनेशन बना दो। डेफिनेशन क्या बन गई कि माध्यम की विद्युतशीलता, डेफिनेशन क्या बनी? माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात अपेक्षित विद्युतशीलता या माध्यम का परावर्तनांक कहलाता है। दोबारा बोलेंगे, परिभाषा क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात अपेक्षित विद्युतशीलता कहलाता है। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, थोड़ी 30-35 से शायद हो जाए, ज़्यादा ही हो जाए। अब तो थोड़ा सा ही बचा है, खैर थोड़ी देर और रुक जाओ। एक तो ये परिभाषा हो गई इस फॉर्मूले से। अब एक दूसरा फॉर्मूले से और बताता हूँ। जैसे अपन ने एफ का फॉर्मूला पढ़ा था कि Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रख लेना, मोस्ट लिख लेना। तो अपन इसमें के का मान भी जमा दें। एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब अपन एक तो ले निर्वात में बल, मान लो कोई दो वस्तु है, पहले तो उनके मध्य जो अपन ने बल निकाला वो निर्वात में निकाला। अब उनको दोनों वस्तुओं को माध्यम में रख दिया, फिर जो बल निकाला अपन ने माध्यम में निकाला। तो ये तो निर्वात का हो गया। अब माध्यम में क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, केवल एप्सिलॉन, और तो सेम आएगा। तो अपन एफ नॉट बटे एफ निकालना चाहें, एफ एम, यानी निर्वात में बल बटे माध्यम में बल। तो ये तो कट ही जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ये क्या होता है? एप्सिलॉन आर। यहाँ से देखो तो माध्यम, यही आ गया, कुछ नहीं करा, इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिख दिया। एक अपन ने इससे भी इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। क्या बनेगी कि किसी भी दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल तथा उन्हीं आवेशों के मध्य माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात माध्यम की वो अपेक्षित विद्युतशीलता कहलाता है या माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। सही है। दो डेफिनेशन बता दी मैंने इसकी। पहली डेफिनेशन इससे बताई, दूसरी डेफिनेशन इससे बताई। इससे क्या हो? दो आवेशों के मध्य, नहीं, निर्वात की विद्युतशीलता तथा माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात। क्या? माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात, इसमें माध्यम ऊपर है, इसमें माध्यम नीचे है। माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात अपेक्षित विद्युतशीलता कहलाता है। किन्हीं दो आवेशों के मध्य माध्यम निर्वात में लगने वाला बल तथा माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात अपेक्षित विद्युतशीलता कहलाता है। ये हो गया। अब दो वस्तु, जैसे मैंने इसको ऐसे समझाया है, इसको एक तरीके से और समझा सकते हैं। अब तुमसे पूछे कि निर्वात में बल ज़्यादा होगा या माध्यम में बल ज़्यादा होगा, तुम बताओ। कोई दो वस्तुओं के मध्य निर्वात में बल लग रहा है और फिर माध्यम में बल लग रहा है, तो ज़्यादा कौन सा होगा? बताओ, ज़्यादा होगा माध्यम में लगने वाला बल ज़्यादा होगा या निर्वात में? तो माध्यम में जो लगने वाला बल है वो कम होगा, निर्वात में लगने वाला बल ज़्यादा होगा। क्यों होगा?
अपन एफ नॉट का फॉर्मूला बनाते हैं यहाँ से, एफ नॉट बराबर एप्सिलॉन आर इंटू एफ एम। अब मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन आर की इतनी सारी वैल्यू बताई, कोई एक से छोटी थी नहीं थी। एप्सिलॉन आर का मान हमेशा एक से बड़ा होगा, तो यहाँ तुम एक से बड़ा मान रखोगे फिर उसका गुणा करोगे तब एफ नॉट आएगा, यानी एफ नॉट हमेशा बड़ा होगा एफ माध्यम से। एफ नॉट हमेशा बड़ा होगा एफ माध्यम से, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है ना, ये भी नोट्स में है, आपको कुछ नहीं लिखना है। अब बस थोड़ा सा बच रहा है, एक न्यूमेरिकल भी करा के जाऊंगा आज आपको। अब इसके पॉइंट बना के लिखते हैं इसको, इस वाली चीज़ को। जब किन्हीं आवेशों को, यानी जब आवेशों को माध्यम में रखा जाता है, जब आवेशों को माध्यम में रखा जाता है तो लगने वाला बल घट जाता है, क्योंकि माध्यम में लगने वाला बल कम होता है, ठीक है। माध्यम में रखा जाता है तो घट जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है, कोई भी दो आवेश है प्लस क्यू माइनस क्यू, इनके मध्य अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, निर्वात में रखें जब, इनके मध्य मान लो एक लोहे की प्लेट रख दी, धातु की प्लेट रख दी, तो इनके मध्य बल क्या होगा बताओ बताओ। F बराबर 0। क्यों? वो देखो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है ये वाला, या ये वाला, आप इससे देखो, ये वाला फॉर्मूला लो, यहाँ से एफ एम का फॉर्मूला बनाओ, यही बना। लोहे की छड़ क्या है? धातु है। धातु के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? अनंत। कोई भी धातु हो, सोना हो, चांदी, सब धातु ही है, अनंत। और 1/अनंत कितना होता है? 0 होता है। तो एफ माध्यम कितना हो गया? 0। यानी कि अपन ने अब तक तो ये पढ़ा था कि मान घट जाता है, लेकिन इतना घट गया कि वो 0 हो गया। कब? जब धातु की कोई भी चीज़ रखती हो, प्लेट रखती हो, कोई भी चीज़ रखती हो, बल 0 हो जाता है, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक आता है, कूलाम के नियम का सदिश रूप। नियम का सदिश रूप ये क्या होता है? ये कुछ नहीं होता है, तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है। फॉर्मूला लिखो सबसे पहले तो, F बराबर के Q1 Q2 बटे R², ठीक है। ये फॉर्मूला लिख दिया। अब क्या लिखना है समझो। पहले ये दो बिंदु आवेश हैं, एक Q1 एक Q2, इनके मध्य की दूरी R, ठीक है। तो Q1 जो है ये Q2 पर बल लगाएगा, Q2 जो है Q1 पर बल लगाएगा। तो जब अपन Q1 के कारण Q2 पर बल देखें, यानी Q1 जो है बल लगा रहा है Q2 पर, तो अपन उसे कैसे लिखेंगे? F12, 1 के कारण 2 पर, 1 के कारण 2 पर। ऐसी दूरी कहाँ से लेंगे? 1 से 2 तक की। और जब अपन सदिश रूप देखते हैं ना, सदिश का मतलब होता है वेक्टर, वेक्टर। तो उसके ऊपर ऐसा बार लगाते हैं और दोनों तरफ आर का गुणा कर देते हैं। अब तुम कहोगे सर आर से आर काट दो, कट जाएगा, पर काटना नहीं है अपन को। क्यों? क्योंकि ये तो आर है वेक्टर में, ये चेंज हो सकता है, और इसको इसमें जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? कि Q1 Q2 बटे R12 क्यू हो गया, और ये आर वेक्टर, ये हो गया इसका सदिश रूप। कुछ नहीं है इसमें, ना कभी आया है ना कभी आएगा, केवल ये फॉर्मूला याद रख लो। MCQ में हो सकता है आ जाए कभी कि कूलाम के नियम का सदिश रूप का फॉर्मूला कौन सा है, निम्न में से कौन सा है, तब ये वाला होगा। फॉर्मूला याद रखना है, कैसे आया वो याद नहीं रखना है, ठीक है। न्यूमेरिकल करो,
चलो 3 पॉइंट और बच रहे हैं, पहले वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, अब आता है तीसरा। मैंने अभी बताया 2 बिंदु आवेश Q1 Q2 बल लग रहा है F12, यानी 1 के कारण 2 पर, तो 2 के कारण 1 पर भी लगेगा, तो F21। ये जो दोनों जो बल होंगे ना, ये परिमाण, तो कोई भी चीज़ है फिजिक्स में 2 चीज़ होती हैं, एक तो होता है उसका परिमाण, जैसे कि तुमने 5 रोटी खाई तो 5 क्या हो गया इसका परिमाण। एक होती है दिशा, परिमाण यानी संख्या, दिशा को दिखाते हैं अपन माइनस से, सेम दिशा में तो प्लस, विपरीत दिशा में तो माइनस। तो दोनों बल 1 के कारण 2 पर, 2 के कारण 1 पर समान परिमाण के होते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में। इसके कारण इस पर बल मान लो यहाँ पे है, तो इसके कारण इस पर बल यहाँ पर होगा। एग्जाम्पल देखो, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होगा, तो ये पीछे धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा। दोनों के बल तो समान परिमाण के होंगे लेकिन विपरीत दिशा में होंगे, तो अपन ऐसे कह सकते हैं F12 बराबर होता है माइनस F21 के। ये इसका तीसरा हो गया। अब चौथा देखते हैं, यह संरक्षी बल है। संरक्षी बल है, संरक्षी बल क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले तुम संरक्षी का मतलब समझो। संरक्षी बल का अपने संरक्षण पढ़ा था, आवेशों का संरक्षण। संरक्षण होता है यानी कि कांस्टेंट रहना, यानी कुछ भी खर्च ना होना उसमें से। संरक्षी अलग है। संरक्षी क्या होता है? संरक्षी होता है Q1 Q2 दो वस्तु है, इसके मध्य की अगर बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी लेकर अगर अपन ने बल निकाला है तब तो वो संरक्षी बल है। अगर अपन दूरी तो ये भी ले सकते हैं, मान लो ये R2 ये R1, R2 को लेकर बल निकालेंगे तो वो संरक्षी बल नहीं है। और यह जो बल है वो हमेशा न्यूनतम दूरी को लेकर निकाला जाता है। जब बीच में कुछ भी चीज़ आ रही हो, रॉड आ रही हो, जीरो हो जाएगा चाहे, पर निकालेंगे न्यूनतम दूरी को लेकर। ठीक है, तो ये एक संरक्षी बल है। 5वां पॉइंट, यह केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल है। अब इसको कैसे समझेंगे? अभी तक अपन ने जो भी एग्जाम्पल लिया है, मैंने पॉइंट आवेश लिया है, पॉइंट बिंदुवत। अगर मैं बड़ा ले लूँ, इतना बड़ा ले लिया मैंने, ये Q1 है, ये Q2 है। अब इसकी जो बीच की दूरी है, अब तुम कहो कि मैं यहाँ से यहाँ तक की लूँ, ये R1 मान लो, यहाँ से यहाँ तक की, ये नहीं लेनी, बीच में से लेनी है बिल्कुल, और इसके बीच तक लेनी है। तो केंद्र से लेनी है, किसी भी वस्तु के केंद्र से लेनी है, तो इसे बोलते हैं केंद्रीय बल। तो ये केंद्रीय बल है। अब एक एग्जाम्पल करा देता हूँ इस पर, क्योंकि एग्जाम्पल जितने ज़्यादा हो सके ना उतने ज़्यादा करना। कोई इंस्टीट्यूट के देख लेना, और वो या IIT JEE वाला देख रहा है वो वीडियो, तो उसके पास तो JEE के बहुत क्वेश्चन होते हैं। तुमको कराता हूँ मैं एक क्वेश्चन। मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा, क्वेश्चन लैंग्वेज में देगा। लैंग्वेज में कैसे देगा? तो ऐसे कहेगा कि दो वस्तुएं A और B 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हैं, जिसमें A पर 5 माइक्रोकुलाम का आवेश है, B पर -10 माइक्रोकुलाम का आवेश है। तो दोनों के मध्य लगने वाला बल ज्ञात करो। ठीक है। सबसे पहले अपन को क्या देखना है इसमें? अपन को फॉर्मूला पड़ता है इसका, क्या होता है कि Q1 Q2 बटे R²। देखो, जब तक अपन से ये नहीं बोला जाए कि ये माध्यम में रखी है निर्वात में, तो अपन को कंसीडर करना है ये निर्वात में रखी है। तो अभी कुछ नहीं बोला इसने, माध्यम में निर्वात में, तो अपन को निर्वात में रखी है और निर्वात के हिसाब से K का मान जमाना है। फिर अपन को देखना है कि ये वस्तु पॉजिटिव है नेगेटिव है। जैसे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसके मध्य आकर्षण का बल लगेगा, यानी ये दोनों अपन को एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो कोई सा भी एक बल निकाल लो, या तो FAB निकाल लो या FBA निकाल लो, कोई सा भी निकाल लो, वही इसका राइट आंसर होगा।
अगर उसने कुछ भी नहीं बोला है कि एफ ए बी निकालो, एफ बी ए निकालो, तो आप एफ ए बी निकालो, यहाँ से शुरू करो। ठीक है, आप एफ ए निकालो, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। के का मान कितना होता है बताओ, याद हो गया होगा अब तो। 9 × 10⁹। Q1 कितना है 5। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 इंटू, इसमें आवेश को छोड़ देना भाई, नेगेटिव को, इसमें केवल परिमाण ही रखते हैं। यहाँ पे नेगेटिव तो ये डिनोट करता है कि आकर्षण का होगा या प्रतिकर्षण का होगा, यहाँ पे तो केवल परिमाण रखेंगे। ये -6 कहाँ से आया, ये माइक्रो दे रखा है। और 10 सही है, गलत है, क्योंकि ये अपन को दूरी दे रखी है सेंटीमीटर में। अपन ने जो भी ये पढ़ा है, ये पढ़ा है MKS पद्धति में। MKS में होता है ये मीटर में, तो इसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा, 10⁻² से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, जल्दबाजी में गलती नहीं। अब देखो एफ ए बी, कटने वालों को काट दो, 10 से गया 10, ये 2 ऊपर जाके काट देंगे। सबसे पहले इसको तो ऐसे ही लिख दो, 5 को ऐसे ही लिख दो, तो 6 घात है, 6 घात है, माइनस की 12 घात हो गई, ये 2 घात उसमें से कट गई तो माइनस की 10 घात हो गई। अब 9 पंजे 45, 10 की घात -1, एक बची, जो कि ये प्लस की 9 थी, ये माइनस की 10 थी, तो माइनस की 1 बची, तो 4.5 एफ ए बी बराबर हो गया। एक चीज़ और गलती कर गए अपन, आर स्क्वायर है, 10 × 10⁻² एक बार और होगा, बटे में 10 × 10⁻²। 4.5 ऊपर का ऊपर, एक घटाएंगे 10⁻1, ये ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, क्या हो जाएगी 4.5 × 10⁻1 + 1, -1 ऊपर जाएगी तो +1, यानी 45 न्यूटन। आंसर क्या आएगा 45 न्यूटन। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल इसकी दूसरी वीडियो चालू करेंगे। कल पढ़ेंगे अपन अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत चलो कल ही पढ़ेंगे इसको, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो। देखो सब्सक्राइब तो क्या है मेरे लिए, लेकिन शेयर जो है बच्चों के लिए। क्या फिजिक्स, जो भी फिजिक्स तुमसे ऐसे कहे कि भाई फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट लगती है, उसको ये वीडियो भेजो, चैनल की लिंक भेजो, पूरी फिजिक्स ऐसी कर दूंगा कोई तुम्हारा नंबर नहीं काट पाएगा। और जो मैं नोट्स दे रहा हूँ पेपर में वो ही लिख के आना है। तुम सोचो कि सर हमको तो स्कूल में बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, 6 नंबर के क्वेश्चन में इतना सही लिखेंगे, इतना ही लिखना है। क्योंकि आजकल के जो फिजिक्स के टीचर है वो नहीं देखते ज़्यादा, उन्हें चाहिए पॉइंट टू पॉइंट बात। तो मेरा तो यही है, जितना हो सके चैनल को शेयर करो, अपने स्कूल में जाके बताओ, लाइक करो। और जिसके पास नोट्स नहीं पता है जिसको कैसे लेने, तो मैं बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल है DLS क्लासेस के नाम से, जिसकी लिंक बायो में दे रखी है। पहले तो ज्वाइन करो उसे, फिर जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का नाम डालो हिंदी में, PDF आ जाएगी, डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकलवाओ, फिर पढ़ो। क्योंकि साथ के साथ मुझे पता है कितना पढ़ोगे, सो जाओगे लेके पढ़ रहे, प्रिंट आउट निकलवाओ फिर पढ़ो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।